बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक्सपर्ट्स में मैं आपको खुश आमदीद कहूँगी। नाज़रीन, आज की जो दो बड़ी अहम डेवलपमेंट, दो बड़े अहम सवाल एक्सपर्ट्स के सामने हम रखने जा रहे हैं। सवाल नंबर 1 ये होगा कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म के मामले पर बड़ा सरप्राइज, सेनेटर अनवारुल हक काकड़ निगरान वज़ीर-ए-आज़म बन गए। क्या निगरान वज़ीर-ए-आज़म गैर मामूली चैलेंजेस से निपट पाएंगे? इसी तरह आज जो एक्सपर्ट्स के सामने हम दूसरा सवाल रखने जा रहे हैं वो कुछ यूँ है कि सुप्रीम कोर्ट और नून लीग में महाजराई का नया दौर। क्या PMLN नवाज शरीफ को चौथी मर्तबा वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब करा पाएगी? तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं निगरान सेटअप में निगरान वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से कि क्या निगरान वज़ीर-ए-आज़म गैर मामूली चैलेंजेस से निपट पाएंगे? नाज़रीन, 3 दिन की हैजानी कैफियत के बाद निगरान वज़ीर-ए-आज़म के मामले पर बड़ा सरप्राइज आ गया। बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं सेनेटर अनवारुल हक काकड़, जिनको निगरान वज़ीर-ए-आज़म तैनात कर दिया गया है। वो मुल्क के 8वें निगरान वज़ीर-ए-आज़म हैं और इनका नाम अपोजिशन लीडर राजा रियाज की जानिब से तजवीज़ किया गया था। आज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर के दरमियान अहम बैठक हुई जिसमें अनवारुल हक काकड़ के नाम पर इत्तफाक किया गया। सदर मुल्क डॉक्टर आरिफ अलवी ने भी सेनेटर अनवारुल हक काकड़ की बतौर निगरान वज़ीर-ए-आज़म तकर्री की मंजूरी दे दी है। ज़राए के मुताबिक निगरान प्राइम मिनिस्टर ने 14 अगस्त को हल्फ लेने का फैसला कर लिया है। इत्तलात ये भी है कि हल्फ बर्दारी की तकरीब 14 अगस्त को दोपहर 3 बजे ऐवान सदर में मुनक़िद होगी। सेनेटर अनवारुल हक काकड़ के करियर पर अगर हम नाज़रीन नजर डालें तो उन्होंने इब्तदाई तालीम कोयटा और आला तालीम इंग्लैंड से हासिल की है। यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान से पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी में उन्होंने मास्टर्स किया। अनवारुल हक काकड़ ने 2008 में काफ लीग के टिकट से कोयटा से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ा था और 2013 में नून लीग में शामिल हुए और बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान रहे। अनवारुल हक काकड़ का शुमार बलूचिस्तान अवामी पार्टी के बानी अरकान में भी होता है। वो 2018 में सेनेटर मुंतखब हुए। पार्टी के पार्लिमानी लीडर और सेनेट की कायमा कमेटी समंदर पार पाकिस्तान के चेयरमैन हैं। इस पर बात करेंगे हम मामले पर। पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में अयाज साहब, आमिर इलियास राना साहब, नवीद हुसैन साहब, डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, सलमान आबिद साहब। मैं आप सबको खुश आमदीद कहूँगी। सलमान आबिद साहब, मैं आपसे आगाज़ करी हूँ चूँकि एक बड़े दिनों से यही, और हम भी अपने प्रोग्राम में तकरीबन रोज़ाना ही बात कर रहे थे कि क्यों नाम सामने नहीं आ रहा, क्यों फैसला नहीं हो रहा। ऑल्दो आईनी लिहाज से यही मौजू वक्त है, लेकिन जिस तरह से बहुत से नाम सोशल मीडिया पर भी गर्दिश करते थे और उसके बाद फाइनली निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए सेनेटर अनवारुल हक काकड़ को तैनात कर दिया गया। तो आप इस तैनाती को सलमान आबिद साहब किस तरह से देखते हैं और आप समझते हैं कि वो बतौर निगरान वज़ीर-ए-आज़म जो गैर मामूली चैलेंजेस हैं उनसे निपट पाएंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में निगरान हुकूमत चाहे वफाक की हो चाहे सूबों की हो, उसका जो तरीका कार है वो एक मजाक बना दिया गया है। उसमें गवर्नमेंट हो या अपोजिशन हो, यानी एक बाकायदा आइन का ये तकाजा करता है कि गैर जानिबदार और गैर सियासी। अब आप देखिए कि आप सियासी जमातों के नुमाइंदों को और सियासी जमातों के फ़ाल नुमाइंदों को बाकायदा आप निगरान हुकूमत के लिए निगरान वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर या वज़ीर आला के तौर पर नामजद करते हैं, तो इसका मतलब है कि फिर ये कैसे मुमकिन है कि इलेक्शन जो है वो गैर जानिबदार हो सकेंगे। मैं तो पूरे प्रोसेस को ही चैलेंज कर रहा हूँ। जिस किस्म के नाम आए, इसहाक डार साहब का नाम आया, खाकान अब्बासी साहब का नाम आया, भूटानी साहब का नाम आया, तो इसका मतलब है कि शायद हम आइन को सही तरीके से समझ नहीं पा रहे कि जो आइनी तरीका कार है जिसके तहत हमने एक ऐसे फर्द को लेके आना है जो गैर जानिबदार हो। अगर वो सियासी भी हो तो लेकिन अब सियासत से काफी दूर हो चुका हो। लेकिन हम तो एक्टिव पॉलिटिशियंस को जब नॉमिनेट करते हैं अपनी अपनी पार्टी के पसंदीदा लोगों को, अपने अपने हमायत याफ्ता लोगों को, ताकि वो निगरान में जब आए तो हमारी पार्टी को फैसिलिटेट करें, उसमें सहूलतकारी करें। पहली बात, काकड़ साहब बुनियादी तौर पे तो उनका बेहतर नाम है, बलूचिस्तान में बड़े क्रेडिबल समझे जाते हैं अपनी तरफ से और बाकायदा उनका तमाम सियासी जमातों से बड़ा मौसर राब्ता है। लेकिन अब सवाल ये है कि उनको हमने कितने इख्तियारात देने हैं। पहला सवाल तो ये है कि क्या वो 90 दिन के अंदर इलेक्शन को इंश्योर कर सकेंगे, जो कि हमें अभी तक तो नजर नहीं आ रहा कि 90 दिन में इलेक्शन होंगे। तो इसका मतलब है कि पहली तो कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन यहीं से स्टार्ट हो जाएगी ना। और दूसरी बात ये है कि जो मईशत के चैलेंजेस हैं, जो सिक्योरिटी के चैलेंजेस हैं, जो पोलराइजेशन इस वक्त यहाँ पर बहुत ज्यादा नजर आ रही है, उसका क्या करेंगे। और फिर ये जो एक जमात को दीवार से लगाने का खेल है, उसमें उनका क्या किरदार होगा, वो क्या उसको उसी तरह से जारी रखेंगे उस काम को, या वो बाकी लेवल प्लेइंग फील्ड पैदा करेंगे। और अभी जब कैबिनेट बनेगी उससे भी अंदाजा हो जाएगा कि ये कितने सियासी और गैर सियासी लोगों पर मुश्तमिल होती है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है, लगता यह है कि जो राजा रियाज साहब हो या शहबाज शरीफ साहब हो, आज वो खाली हाथ से बैठे थे और उनके पास नाम शायद
ان کے پاس نہیں تھے, اور یہی وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے یہ اعتراض کیا ہے کہ جو نام سامنے آیا ہے وہ معلوم نہیں خوشی شاہ کے بقول کہاں سے آ گیا, کیونکہ ہم سے تو کسی سطح پہ کوئی مشاورت نہیں کی گئی. تو یہ جو اتنی لمبی مشاورت چل رہی تھی اس میں تو یہ نام نہیں تھا, تو یہ نام پھر کہاں سے آیا, کس نے ڈالا, کیا مقاصد ہے, یہ سوالات تو اہم ہیں اور یہ رہیں گے اور لوگ سوال اٹھاتے رہیں گے. جی عامر صاحب جس طرح سلمان عابد صاحب کہہ رہے ہیں کہ راجہ ریاض صاحب نے کہا کہ یہ نام تو میں نے دیا اور انہی کا جو دیا ہوا نام ہے وہ نگران وزیر اعظم ہے, تو آپ کے خیال میں عوامی توقعات پر پورا اتر سکیں گے نگران وزیر اعظم, اور یہ نگران سیٹ اپ کتنا طویل ہو سکتا ہے, آپ اس تعیناتی کو کیسے دیکھ رہے ہیں عامر صاحب؟ دیکھیں, نہ تو یہ عوامی توقعات کے لیے آئے ہیں اور نہ یہ کسی کو جواب دے ہونے کے لیے, یہ اسٹیبلشمنٹ اور جانے والی حکومت کے متفقہ امیدوار ہیں. اس میں آپ اپوزیشن لیڈر کو ساتھ شامل کریں جانے والی حکومت کے, کیونکہ وہ پی ٹی آئی کی نااہلی کی وجہ سے کہے گئے اس میں اختلاف تھے, ورنہ وہ تو اعلان کر چکے تھے, انہوں نے کوئی چیز پائی تھی کہ میں نون لیگ کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑوں گا. زیادہ اس سوال سے باہر آ جائے کہ کیا جی غیر جانبداری ہے, ایک پارٹی کو سائڈ پہ لگا رہے ہیں. وہ پارٹی اسٹیٹ پہ حملہ ہو رہی تھی, اور انوار اللہ کاکڑ صاحب کی پرائم منسٹر جو سابق ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ بہت اچھی دوستی تھی, اور یہ ہمیشہ ان کے ساتھ ملتے رہے. ساری تصویریں بھی سوشل میڈیا پہ آ گئی ہیں. بلوچستان سے ایک پڑھی لکھی بریڈ اور ان کا آنا, یہ سب سے بڑی بات ہے کہ ایک ایسے آدمی کو لے آئے جو جہاں پہ مودی نے بہت انویسٹ کیا, پاکستان مخالفوں نے کیا, اور بلوچستان کو 3 بڑے مناصب اس وقت ان کے پاس آ رہے ہیں فیڈریشن کو متحد کرنے کے لیے, چاہے وہ سمبولیکلی 3 مہینے 6 مہینے 9 مہینے کے لیے نگران حکومت میں آئے. اگر آپ اس میں غیر جانبداری ڈھونڈتے ہیں تو مطلب ہم اپنا سب کا وقت ضائع کریں گے جی کہ کوئی ایسی بات ہو رہی ہے. اور کیونکہ ان کی ملاقاتیں, یہ راولپنڈی اسلام آباد کے جو اہم ترین تھنک ٹینکس ہیں ان کے بڑے فعال ممبر ہیں. آپ اور ہم ان کو سوشل میڈیا پہ بھی دیکھتے ہیں اور یہ پریس کانفرنس بھی کرتے رہے. نون لیگ میں جب ثناء اللہ ظاہری تھے تو اس وقت ان کے ترجمان تھے وہاں پہ بلوچستان میں, اور پھر بعد میں یہ کاف لیگ میں بھی چلے گئے اور پھر بی اے پی میں چلے گی. اسٹیبلشمنٹ کے جانے میں مانے پہچانے اور پاکستان کے ساتھ چلنے والے آدمی ہیں. بلوچستان سے لا کے ان کو بٹھایا, ان کے ساتھ کیبنٹ آئے گی, وہ بتائے گی. آپ اور ہمیں مطلب کوئی اچنبھا نہیں ہونا چاہیے نا کہ ہم وہ آئین اور قانون ڈھونڈ رہے ہیں جو 9 مئی سے پہلے تھا, جب ریاست پہ پاکستان کی کسی سیاسی جماعت نے حملہ نہیں کیا تھا, جہاں پہ باقاعدہ آرمی کے اوپر منظم حملے ہوئے, اور اس کی انوار الحق صاحب نے انہوں نے باقاعدہ مذمت کی, پریس کانفرنسز کی, میڈیا پہ آ کے کی. تو آپ اور ہمیں بالکل مطلب میں اور آپ جب بات کر رہے ہیں ہم کس آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کے کر رہے ہیں, مجھے تو نہیں سمجھ آ رہی. سلمان عابد صاحب دانشور آدمی ہیں, ان کی دانش بھی ایک طرف پہ زیادہ چلی جاتی ہے. میں تو سیدھی سی بات ہے وہ تجزیہ کروں گا جو سامنے حقائق کا نظر آ رہا ہے. آپ کتابوں میں چلے جائیں یا سپریم کورٹ تشریح اور پنچایتی آئین پہ جاتی رہی کہ یہ الیکشن پہ فلانا بیٹھا دو, فلانا کر لو, فیصلے نہیں کیے. تو یہاں پہ ایک فیصلہ آ گیا ہے, اب اگر کسی کو قبول نہیں ہے تو سپریم کورٹ میں جا کے چیلنج کر دیں, وہاں سے فیصلہ لے لیں کہ یہ ان دونوں کا رائٹ نہیں بنتا تھا, انہیں پاکستان سے باہر ہی کوئی بندہ ڈھونڈ کے لانا چاہیے تھا. شاید وہ چیز پاکستانی جو پاکستان کو بہت زیادہ برا بھلا کہیں گے وہاں بیٹھے ہوئے, کیونکہ ان کو تو صرف نظر آ رہا ہے کہ جی اگر چلا سکتا تھا وہ چلا سکتا تھا جس نے 4.25 سال بیڑا گرک کیا, جس میں شہباز شریف اور اس کی حکومت بھی چلی گئی. لہٰذا یہ آگے ہے, جس نے ماننا ہے مان لے, نہیں ماننا نہ مان. بالکل, یہ بات تو بالکل سچ ہے. ایاز صاحب وہ اب آ گئے ہیں, ماننا نہ ماننا اب آپ کا اپنا اختیار ہے. تو اس کا مطلب ہے ایاز صاحب راجہ ریاض نے پہچان لیا پرائم منسٹر کو. دیکھیں دعا, میں آج بڑا خوش ہوں. ایک تو میں نے پہلے دن آپ سے ایک بات کہی تھی, اگر آپ کو یاد ہو, کہ راجہ ریاض صاحب کے ناموں پہ نظر رکھیے گا, وہیں سے فائنل. انہوں نے بڑے ویسے سیکرٹ میں رکھے تھے نا, لیکن نام تو انہوں نے آج بتا دیا نا آپ کو. دوسرا یہ ہے کہ آج پرائم منسٹر صاحب نے ان کو پہچان بھی لیا, اور پہچان کے انہوں نے جو کہا وہ مان بھی گئے فوری. ہاں, اس سے زیادہ مجھے جو سب سے زیادہ خوشی ہے آج کی تاریخ میں, میرے چھوٹے قائد 14 اگست تک وزیر اعظم رہیں گے. چلے مبارک ہو سر. نا ان کی خواہش تھی وہ بھی پوری ہو گئی, تو یہ ون ون پوزیشن ہے سب کے لیے. انوار اللہ کاکڑ صاحب ینگسٹ نگران وزیر اعظم ہوں گے اس ملک کے, پڑھے لکھے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. کچھ سافٹ کارنر پی ٹی آئی کا ان کے حوالے سے ہے. آپ نے دیکھا فواد چودھری نے فوراً, اگرچہ وہ پی ٹی آئی میں نہیں ہے لیکن وہ انہوں نے فوراً ان کو مبارکباد دی.
किसी हद तक नून लीग भी सेटिस्फाइड होगी, जो आमिर बात कर रहे थे, क्योंकि नून लीग में भी वो रहे हुए हैं। हाँ, पीपल्स पार्टी चूंकि सादिक संजरानी साहब होते तो शायद पीपल्स पार्टी ज्यादा सेटिस्फाइड होती, क्योंकि उनके जरदारी साहब के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। तो पीपल्स पार्टी को लगता है कि शायद हमारी फेवर का कोई निगरान वजीर आजम आ गया है, इसलिए पीपल्स पार्टी को इस वक्त फील हो रहा है कि हमारे साथ ज्यादती हुई है। लेकिन ताल्लुक तो करीब का ही है ना सर। ताल्लुक, देखिए बात वही होती है कि अब किसी से कोई ताल्लुक नहीं होगा अनवारुल हक काकड़ का, ये मैं आपको बिल्कुल फ्रैंकली बता दूं। अनवारुल हक काकड़ का जहां ताल्लुक है वहीं रहेगा, और जो वहां से उनको कहा जाएगा वो वही करेंगे, उससे हटके वो कुछ नहीं करेंगे। ये मतलब किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। इमरान खान से दोस्ती हो, उनकी किसी से दोस्ती हो, वो सब दोस्तियां आप समझें कि वो पीछे रह गई हैं। अब वो निगरान वजीर आजम है, और जैसे उनकी कैबिनेट भी आएगी उससे आपको मजीद चीजों का अंदाजा हो जाएगा, क्योंकि कुछ ऐसे लग रहा है कि जैसे आपने देखा ना केपी में भी वो जो पॉलिटिकल वो थी कैबिनेट, उसको फारिग कराया गया है। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई इस तरह की मामला होगा कि पॉलिटिकल कैबिनेट आ रही होगी। बहरहाल बहुत से लोगों को ख्वार जरूर किया गया उनके नाम लेके। डार साहब वजीर खजाना के तौर पर आते हैं, तो क्या वो फिर आप नहीं, डार साहब कैसे आ सकते हैं? अगर आते हैं नाम ही नहीं, किसी सूरत नहीं आएंगे वो, मुझे बिल्कुल नहीं लगता। वो प्राइम मिनिस्टर भी लोग कह रहे थे, मुझे नहीं लगता था कि वो प्राइम मिनिस्टर आएंगे। सर वो समझ रहे थे, क्योंकि देखिए ना, सबसे बड़ा प्लेयर था राजा रियाज जी, जिसको ये पिछाड़ते नहीं थे। अब पिछाड़ना पड़ा ना, बात खत्म हो गई। ठीक है डॉक्टर साहब, डॉक्टर जमील साहब, जाहिर है एक एजाज तो है एक छोटे सूबे से प्राइम मिनिस्टर निगरान वजीर आजम तैनात किया गया है अनवारुल हक काकड़ साहब को। तो आप इस तैनाती को किस तरह से देखते हैं? और इस वक्त जाहिर है कुछ काम उनके डोमेन के नहीं है, लेकिन बहुत से काम उन्होंने करने भी है, जिनमें सबसे बड़ा और जो पहले नंबर का काम इलेक्शन है। तो आपको लगता है कि वो एक जो हम कहते हैं कि साफ शफाफ इलेक्शन करा सकेंगे डॉक्टर जमील साहब? हाँ, ये है, हमें तो मारूजाती हालात जो हैं उसके तनाजुर में चीजों को देखनी है। आइडियली तो बिल्कुल आबिद साहब भी सही फरमा रहे हैं और बाकी पैनलिस्ट भी सही फरमा रहे हैं। आइडियली तो जाहिर है 90 दिन से आधा दिन भी ज्यादा नहीं लगना चाहिए, टाइम पर इलेक्शन होने चाहिए, एक अच्छा और साफ शफाफ निजाम आना चाहिए, और पाकिस्तान में एक बिल्कुल फेयर और हर लिहाज से बिल्कुल अच्छा इलेक्शन होना चाहिए। लोगों की उमंगों पर फिर तो हमारे लीडरान का चुनाव भी होना चाहिए। लेकिन ये सारी आइडियल बातें हैं, हमने देखना ये है कि ऑन ग्राउंड इस रियलिटी में क्या होगा। अब रहा सवाल कि ये वाहिद शख्स, ठीक है, एक सरप्राइज मिला है, इनका नाम पिछले 24 घंटे में ही कहीं शामिल किया गया है या किसी और के ज़हन में होगा। लेकिन देखना ये है कि हमारे पास तो इस वक्त राजा रियाज साहब, ठीक है, वो तो लीडर ऑफ द अपोजिशन है, उन्होंने देना ही देना नाम था, लेकिन इसमें बहुत सारी मशावरत होती है, इसमें बहुत सारी इनके बहुत सारे इनपुट होते हैं। और जो अभी गुफ्तगू हो रही थी, बलूचिस्तान जितना चैलेंजिंग सूबा है जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, और जितनी ज्यादा बलूचिस्तान पर नजरें हैं, आप अंदाजा करें कि हमारे दुश्मन मुल्क का सबसे ज्यादा बजट जो डायरेक्ट किया गया है रॉ के हवाले से, वो बलूचिस्तान में एक्टिविटीज और ऑपरेशन के लिए किया गया है। इस वक्त तो वो बजट भी ढका छुपा नहीं है कि जितना, तो ये एक तो ये हो गई। दूसरा, ठीक है, तीसरा, जो वहां इस वक्त सोरिश चल रही है, जो लोग पहाड़ों में चले गए हैं और जो स्टेट के साथ लड़ाई कर रहे हैं, तो कम से कम अब उनको इन बहाने में, इतनी ज्यादा बहाना बनाने में फलसफा और लॉजिक नहीं मिलेगी कि हमारे बलूचिस्तान से हमारा हर लिहाज से हक मारा गया। तो ये, और अब आ जाते हैं काकड़ साहब के, अब आ जाते हैं अनवारुल हक काकड़ साहब के। मुझे कोई एक पार्टी बता दें, जब से उनका नाम सामने आया है, कोई एक शख्स बता दें जिसने कोई नुक्ताचीनी मेरे कम से कम नजर से नहीं गुजरा है, बाकी पैनलिस्ट ने शायद सुना हो कि इस पर नुक्ताचीनी की हो, यकीनन शायद आया हो। और दूसरा ये है कि वो एक चेयरपर्सन स्टैंडिंग कमेटी के भी ओवरसीज के हवाले से, ह्यूमन राइट्स के हवाले, एडवाइजरी और आर्म्स कमेटी, फॉरेन अफेयर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, जो उनकी कंट्रीब्यूशन फ्लोर ऑफ द हाउस पे रही है। पहले तो देख लेना आप, हम सारे जानते हैं कि हमारे नेशनल असेंबली में और सेनेट में कितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं डिबेट में और कितने लोग उसको पढ़ के आते हैं। सेनेट में तो फिर भी, लेकिन ये
जी ठीक है डॉक्टर साहब, आपकी ऑडियो भी इशू करी है, मैं दोबारा आपको अगर देखा जाए तो जी चलिए डॉक्टर साहब, कोई टेक्निकल इशू आ रहा है, आपकी ऑडियो क्लियर नहीं आ रही हम तक, तो मैं नवीद साहब आपकी तरफ आऊंगी। आप इस तैनाती को किस तरह से देख रहे हैं? आप समझते हैं बतौर निगरान वजीर आजम जो गैर मामूली चैलेंजेस हैं इस वक्त दरपेश पाकिस्तान को, उनसे निपट पाएंगे निगरान वजीर आजम? नवाज, सबसे पहले तो मेरे ख्याल में हम इसी शो में हमने पिछले 2-3 प्रोग्राम में भी यही बात की थी कि जो भी इस वक्त हो रहा है, जो भी मुशावरत हो रही थी लीडर ऑफ द अपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस के दरमियान, वो रस्मी मुशावरत थी और फैसला जिन्होंने करना था उन्होंने ही करना था। और आज हमने देख लिया कि वो फैसला जो है वो हर एक को सरप्राइज मिला और फैसला जिन्होंने करना था उन्होंने कर लिया। अनवारुल्लाह काकड़ साहब के बारे में आप देख लें, उनका माजी देख लें, सियासत में उनकी एंट्री एक जनरल मुशर्रफ की किंग्स पार्टी के जरिए होती है। उसके बाद अगर ये कोई कह रहा है कि जी नून लीग को पता था या नून लीग इससे खुश होगी, तो आप देख लें कि सनाउल्लाह ज़हरी के दौर में ये बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान रहे, लेकिन मुस्लिम लीग नवाज को डेसिमेट करने में, बलूचिस्तान से डेसिमेट करने में भी इन्हीं का हाथ है कि इन्होंने मिलके जब बाप बनाई थी, को फाउंड की थी इन्होंने बाप। और फिर हमने ये भी देखा कि जब यूसुफ रजा गिलानी के सेनेट के इलेक्शन, लीडर ऑफ द अपोजिशन के सेनेट के इलेक्शन के दौरान मरियम नवाज साहिबा ने जिस तरह से कहा था कि बाप से वोट ले लिए, पीपल्स पार्टी के बारे में कहा था और कहा था कि बाप जो है वो बाप की इजाजत के बगैर तो वो किसी को ना वोट देगा ना कुछ कहेगा। तो मेरे ख्याल में नून लीग के लिए भी एक बहुत बड़ा ये सरप्राइज है। और अगर उन्होंने इस बात पे इत्तेफाक किया है और इस पे रजामंदी की है, तो मेरे ख्याल में जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा हैं, उनको अपना वो वाला जो इंटरव्यू उन्होंने दिया था, जो मीडिया से बात की थी, वो उन्हें दोबारा उनको सुनाने की जरूरत है यहाँ पे। अब बात आती है यहाँ पे कि जी अनवारुल्लाह काकड़ साहब नो डाउट वो बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत चीजों के ऊपर उनकी ग्रिप है, वो चीजों को बेहतर जानते हैं। लेकिन एक बात जो मेरे ख्याल में एक टोन सेट कर दी गई और सारी सियासी जमातों को जो है एक मैसेज दे दिया गया कि जो कुछ अब होगा इस मुल्क में वो वही करेंगे जिन्होंने करना है और जो अभी तक करते आए हैं। सही है, ठीक है जी, बिल्कुल। बहरहाल जी अब देखना यह है कि बतौर निगरान वजीर जो उनकी जिम्मेदारियां हैं, जो उनकी जॉब है, वो किस तरह से उसको निभाते हैं। और जाहिर है अभी जो कैबिनेट फॉर्म होगी तो उससे भी बहुत सी चीज़ें वाज़े हो जाएंगी। बहरहाल एक्सपर्ट्स इस बारे में क्या कहते हैं कि क्या रोल रहेगा निगरान वज़ीर आज़म का, वो आपने जाना। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। दूसरा सवाल नवाज शरीफ की वापसी से मुतालिक नून लीग और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने है। हम सवाल ये रखते हैं कि अदालती फैसले के बाद PMLN ने नवाज शरीफ को चौथी मरतबा प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए मुतफिका उम्मीदवार नामजद कर दिया है। क्या नून लीग नवाज शरीफ को अगली मरतबा प्राइम मिनिस्टर मुंतखब करा पाएगी या नहीं? राय लेते हैं ब्रेक के बाद। साफ नजर आएगा कि ये काम क्यों किया जा रहा है, वाशी को रोकने के लिए। बिल्कुल, और क्या। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, जो कि एक बिल कानून पास किया था मुकन्ना ने, मियां नवाज शरीफ की आमद से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। ये बड़ा रेलेवेंट है क्योंकि शेर वापस आने वाला है कानून से इंशाल्लाह। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नून लीग के कैंप्स में काफी बेचैनी दिखाई देती है। लीगी रहनुमाओं की जानिब से ये तासुर देने की कोशिश हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का नवाज शरीफ पर कोई असर नहीं पड़ेगा। गुज़श्ता रोज शहबाज शरीफ ने टीवी प्रोग्राम में यह दावा किया कि नवाज शरीफ की नाअहली खत्म हो चुकी है और उनकी वापसी में कोई कानूनी रुकावट नहीं है। पार्टी का मुत्तफिका फैसला है कि नवाज शरीफ ही चौथी मरतबा प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। साबिक वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने शहबाज शरीफ की बात को आगे बढ़ाते हुए ट्विटर पर लिखा कि नवाज शरीफ की वापसी बहुत जल्द होगी। माजी की जो तमाम ज्यादतियां उनका इजारा किया जाएगा और वो सियासत में भरपूर कलीदी किरदार अदा करेंगे। मगर सीनियर माहिर कानून लतीफ खोसा ये दावा कर रहे हैं कि अब नवाज शरीफ का रास्ता बंद हो गया।
चौथी मरतबा वजीर आजम बनना तो दूर की बात, वो अब वापस भी नहीं आ सकेंगे। इसी से मुतालिक हमारा सवाल डॉक्टर जमील साहब, मैं आगाज करूंगी, चूंकि ये नवाज शरीफ की जो वापसी से मुतालिक नून लीग का सुप्रीम कोर्ट से महाजराई का नया दौर है, अदालती फैसले के बाद नवाज शरीफ को चौथी मरतबा प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए मुतफिका उम्मीदवार नामजद कर दिया गया है। तो ये सीनियर माहिर कानून लतीफ खोसा ने जो दावा किया कि अब वो वापस नहीं आ सकेंगे, आपको लगता है कि क्या नून लीग नवाज शरीफ को अगली मरतबा प्राइम मिनिस्टर मुंतखब करा पाएगी? जो बदलते हुए तेवर नजर आ रहे हैं और जो बदलते हुए हालात नजर आ रहे हैं मुल्क के, और अब तो खास तौर पर ये रिव्यू ऑफ ऑर्डर एंड जजमेंट एक्ट कालदम जब से हो गया है, अगर इन तमाम चीजों को मिलाकर तजिया करने की कोशिश की जाए तो महसूस होता है कि वो जो ख्वाहिश है वो बड़ी मद पड़ गई है, वो हो जाएगी अब, और पहली लीगल हो गई। और दूसरी बात, ये आज के वजीर आजम जो नॉमिनेट हुए हैं और उसके बाद कैबिनेट भी यही तवक्को की जा रही है कि ऐसे लोग होंगे जो कि पुराने जो केसेस पर बजाय रिलीफ देने के कुछ कहीं पुराने केसेस मजीद खुलते मुझे तो नजर आ रहे हैं, और तमाम लोगों के जिन्होंने बड़ी जल्दी बंद करवा लिए अपने अपने केसेस मुख्तलिफ हालात में, प्रोसिक्यूशन को कमजोर करके, विटनेसेस विड्रा करके, केसेस को जो है कमजोर करके, तो वो भी हालात तब्दील होते नजर आ रहे हैं। ये जरा बड़े पैराए में मैंने बात की है। अब आ जाते हैं डॉट टू डॉट नवाज शरीफ ज़ाहिर मुस्लिम लीग के लिए गैल्वेनाइजिंग फैक्टर हैं। गैल्वेनाइजिंग फैक्टर होने की हैसियत से छोटे भाई पर जो वो अभी खास तौर पर मलबा महंगाई का और बाकी उसके बहुत सारी वजूहात हैं, उसका जो गिरेगा, और जितनी महंगाई और जितनी भूख और जितनी अफरास और इस दौर में पड़ी है, उसके एट्रीब्यूटिंग फैक्टर मैं भी गिनवा सकता हूँ, बहुत ज्यादा है। लेकिन बहरहाल प्राइम मिनिस्टर तो छोटे भाई थे, शहबाज शरीफ थे, तो वो उनको गुड कॉप बैड कॉप करके नवाज शरीफ की आमद से कुछ वोटर्स जो इनके साथ हैं, उनके सपोर्टर्स, उनको शायद कोई अच्छा कोई बहाना मिल जाए कि भाई छोटे भाई से तो गलतियां हो गई, बड़े भाई ने क्या गलती की है, उस पर तो वैसे ही पहले ही जुर्म हो चुका है, तो वो वापस आ गए तो इनको। लेकिन बहरहाल एक बात, मुस्लिम लीग नून जो है उनका वोट बैंक तो अपनी जगह कायम है। उस वोट बैंक को डाला था वो पीटीआई ने डाला था, और वो मामला अभी काफी एड्रेस कर लिया गया है जिस तरीके से करना चाहते थे। तो अब उस लिहाज से अगर देखा जाए तो उनकी राहें मुझे हमवार नजर नहीं आती। हाँ, उनकी पहली तो जिस तरह खोसा कह रहे हैं कि उनकी आमद के लिए भी काफी उनको जान जोखों का काम होगा, तो उसमें बड़े लीगल नशेबो फराज हैं जिसको अबूर करके इसीलिए वो 1.5 माह गुजारने के बाद यूएई में और सऊदी अरेबिया में वापस रवाना हो गए हैं। अगर वो वापस आ जाते हैं उनको कुछ रास्ता मिलता। जी सही है। नवीद साहब, चौथी मरतबा प्राइम मिनिस्टर बनते हुए नजर आ रहे हैं आपको नवाज शरीफ? नवीद साहब देखिए, दुआ चौथी मरतबा क्या पांचवी मरतबा भी बन जाए, बिकॉज ये पाकिस्तान है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, और कुछ भी हमने देख लिया क्या कुछ नहीं हो गया। एक बात यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि हमारी जो सियासी एलीट है, इस सियासी एलीट का मुझे ये लगता है कि इनका ना आइन की कोई परवाह है इनको, ना जमहूरियत की कोई परवाह है इनको, ना मुल्क के सियासी मुस्तकबिल की कोई परवाह है इनको, ना ही मुल्क की कोई परवाह है। आप देखेंगे जब भी अपने मफाद की बात आती है, अपने मफादात सबसे आगे हैं इनके लिए, सबसे मुकद्दम इनके अपने मफादात हैं। अपने मफादात के लिए सुप्रीम कोर्ट पे भी चढ़ाइयां कर देते हैं, अपने मफादात के लिए फौज के ऊपर भी, जिस तरह की जो है नवाज शरीफ साहब ने, और फिर बाद में हमने देखा कि इमरान खान साहब ने जिस तरह से फौज को और फिर अदलिया को और फिर हर एक इदारे को उठा के देख रहे हैं कि किस तरह से जब भी इनकी अपनी मर्जी के खिलाफ चीजें हुई तो इन्होंने उठा के इदारों को जो है उनको मुतनाज़े बनाया, इदारों के ऊपर जो है उनको तख्ता मश्क बनाया, उनको जो है वो विपिंग बॉय के तौर पे इस्तेमाल किया। नवाज शरीफ साहब वहां बैठ के जो जर्नैलों के बारे में कहते रहे, यहाँ पे इमरान खान साहब बैठ के जो जर्नैलों के बारे में कहते रहे, मौलाना फजलुर रहमान साहब जो कुछ कहते रहे, तो इन हमारी सियासी, जबकि इनके बीच में एक अनरिटन अंडरस्टैंडिंग है, एक अंडरस्टैंडिंग ऐसी है कि पाकिस्तान में
जो है वो ट्रू डेमोक्रेसी, जो वेस्टर्न डेमोक्रेसी है वो नहीं होगी, एक गाइडेड डेमोक्रेसी होगी, उसको गाइड करेगी एस्टैब्लिशमेंट, बिकॉज एस्टैब्लिशमेंट का एक रोल है। सर्विस डिलीवरी में एस्टैब्लिशमेंट के बगैर जो है वो सिविलियन गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। तो जब इनको इस बात का एहसास है कि हम डिलीवर नहीं कर पाते, एस्टैब्लिशमेंट के बगैर हम कुछ नहीं कर पाते, तो फिर इनको अपने जो भी इनके फॉलोअर्स हैं और इनके अपना वोट बैंक है, उनको जो है वो इदारों के खिलाफ नहीं उकसाना चाहिए, बिकॉज इदारे हैं तो रियासत है। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, इदारे हैं तो रियासत है। आमिर साहब, अब आप किस तरह से देख रहे हैं, जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने गुफ्तगू भी की प्रोग्राम कल तक में जावेद चौधरी साहब के साथ, और आपको लगता है कि नवाज शरीफ अगली मर्तबा वजीर आजम होंगे? नून लीग जिस तरह नॉमिनेट कर रही है उनको। जी आमिर साहब, चलिए यही सवाल आपसे सलमान आबिद साहब। टेक्निकल इशू आ गया आमिर साहब के ऑडियो। देखिए ना, बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब कहते हैं या मुस्लिम लीग नून के लोग कहते हैं कि इस हालिया जजमेंट जो आई है इससे नवाज शरीफ साहब का मामले का कोई ताल्लुक नहीं है। अभी आपने इंटरव्यू सुनाया कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि कोई कानूनी पेचीदगी नहीं है, सारी कानूनी रुकावटें दूर हो गई हैं, सियासी रुकावटें दूर हो गई हैं, उनकी मुद्दत जो है वो 5 साल वो पूरे कर चुके हैं, तो फिर रुकावट कहाँ है? ये देखिए ना, फिर शहबाज शरीफ साहब की, उनके अपने भाई की, अपनी पार्टी की, अपनी जमात की हुकूमत, उसमें भी वो नहीं आ सके। असल में रुकावट ये है कि नवाज शरीफ साहब की डील नहीं हो पा रही, क्योंकि वो तो डील के मास्टर हैं, और जब तक उनकी कोई डील नहीं होगी और जब तक उनके साथ कोई मामला तय नहीं होंगे, वो कैसे पाकिस्तान आएंगे? पाकिस्तान आने के लिए उनको पहले जो एक मुकायदा जिसे कहते हैं सेफ एग्जिस्ट उनको चाहिए कि यार उनको कोई गिरफ्तार ना करे, कोई उनकी कानूनी पेचीदगी ना आए, कोई कानूनी रुकावट ना आए, उनको इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाजत हो, उनको बाकायदा प्राइम मिनिस्टर जो है बनने से कोई रुकावट ना पैदा हो। तो अगर वो मामला तय हो जाएगा तो जैसे भी नवीद साहब ने कहा, वो 4थी दफा, 5वीं दफा, 6ठी दफा भी बन सकते हैं, लेकिन जब तक वो मामला तय नहीं होते उस वक्त तक तो वो चीज आगे नहीं चलेगी। फिर शहबाज शरीफ साहब बैठे हुए अपना मामला तय करने के लिए, वो बार बार बड़े फखर से तो कहते हैं नवाज शरीफ साहब के बारे में बात, लेकिन मसला यह है कि वो खुद भी तो एक स्टेक होल्डर है ना, अब वो खुद भी तो प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार हैं। और मैं बहुत से लोगों से सुनता हूं कि नवाज शरीफ साहब के मुकाबले में शहबाज शरीफ साहब के लिए बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है एस्टैब्लिशमेंट का, और वो अपने लिए रास्ता भी बना रहे हैं, और अपने पार्टी के बेशुमार लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि जी हम नवाज शरीफ साहब की जो टकराव की पॉलिसी थी उसके मुकाबले में शहबाज शरीफ साहब की मफामती पॉलिसी के बड़े हामी हैं। तो मुझे लगता है अभी नवाज शरीफ साहब की वापसी में बेशुमार रुकावटें हैं, शायद इतनी जल्दी जितना हम समझ रहे हैं कि अगले महीने जैसे कहा गया है कि वो पाकिस्तान में होंगे। लेट्स सी, मुझे तो नहीं लगता कि वो पाकिस्तान अगले महीने में। ठीक है, आप समझते हैं कि अभी नवाज शरीफ की वापसी में रुकावटें, और लगता नहीं कि वो जल्द पाकिस्तान में होंगे। अभी नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, यही सवाल होगा। आमिर इलियास राना साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, अयाज खान साहब उनका टेक लेंगे, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं कि नून लीग ने लीगी कायद नवाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर के लिए नामजद कर दिया है। क्या कानूनी चैलेंजेस को सामने रखते हुए नवाज शरीफ अगले प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार हो सकते हैं या नहीं? आमिर साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बुनियादी सवाल यही, जिस तरह से जी शहबाज शरीफ साहब ने भी बात की, और नून लीग चाहती है कि आइंदा जो प्राइम मिनिस्टर है और जिसके लिए उन्होंने नॉमिनेट भी किया है नवाज शरीफ साहब को, तो ये जो कानूनी चैलेंजेस हैं और सुप्रीम कोर्ट के कल के फैसले को सामने रखते हुए आपको क्या लगता है, नून लीग नवाज शरीफ को अगली मर्तबा प्राइम मिनिस्टर मुंतखब करा पाएगी? देखिए, नॉमिनेट करने में क्या हर्ज है, शहबाज शरीफ साहब ने कर दिया, और उनको भी पता है कि इलेक्शन में वो रिसाबदार तो नहीं ना जा सकते जलसों में, वो तो फिर लोग पूछेंगे, तो उनके पास नवाज शरीफ के अलावा है क्या। लेकिन असल बात ये है कि जो नई हुकूमत आने जा रही है, निगरान हुकूमत, उसमें तो इनका किसी का अमल दखल नहीं है, ना पीपल्स पार्टी का ना नून का। वो तो जो मैं पहले हिस्से में बात कर रहा था, वो तो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से नाम आया, उसे कबूल कर लिया और कर दिया। अब फैसला मैं आपको बताऊं, उनके पास भी कोई प्लान नहीं हो सकता इस सूरत में पाकिस्तान की कि वो ये तय कर लें कि हमने इसे 2 साल चलाना है और वो चला लेंगे। बहुत मुश्किल होगा इस सिचुएशन में पाकिस्तान को इस तरह चलाना। वो बहुत अच्छे आदमी हैं, पाकिस्तान की प्रो एस्टेब्लिशमेंट है, बलोचिस्तान से पढ़े लिखे हैं, दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पे जहां पे भी गए हैं अच्छा रिप्रेजेंट किया है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन असल इशू होगा कि अगर ये प्रोलॉन्ग करना चाहते हैं तो पॉलिटिकली इनके पास कौन सा कैपिटल होगा कि ये गवर्नमेंट चला सकेंगे। कि एक बड़ी पार्टी पहले साइड पे लगी हुई है और दूसरी पार्टियां अगर इस बुनियाद पे पीछे हट गई कि जी आप इलेक्शन बहुत लंबा ले जा रहे हैं, तो फिर तो मसाइल जो आप हल करना चाहते हैं वो नहीं होंगे। इसलिए एक बड़ा डायलॉग, वो वक्त की बहुत बड़ी जरूरत है। वो चाहे शहबाज शरीफ साहब ने 4 दिन पहले भी तजवीज किया था, साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा तजवीज करके चले गए थे, और मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे बड़ी क्लियर है कि जो लोग पाकिस्तान की रियासत पे हमला करते हैं उनको छोड़ के
جو لوگ ٹھیک راستے پہ چلنا چاہتے ہیں آپ کو ایک پولیٹیکل اپروچ کرنا پڑے گا. آپ کو الیکشن میں جانا ہے, ڈیلے کرنا ہے, سب چیزیں کنسنسس کے ساتھ کرنی. جو لوگ چھوڑ سکتے ہیں سابق وزیر اعظم کو, بہت سارے لوگ چھوڑ گئے ہیں, ان کو, نئی کو, سب چیزوں کو, کیونکہ یہ نہیں ہو رہا جو میں کم از کم آج دیکھ رہا ہوں کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کے لیے کسی قسم کی کوئی رعایت موجود ہے. وہ مزید کیسز کے اندر بری طرح پھنستے چلے جائیں گے. اور پی ٹی آئی کی طرف سے بہت کچھ لوگ جو کاکڑ صاحب کی طبیعت کو جانتے ہیں, کچھ ویلکم کر رہے ہیں, کچھ ان کو پپٹ کہہ رہے ہیں, لیکن راستہ بن سکتا ہے اگر پی ٹی آئی کے خود قائد یہ چاہیں کہ ان کی پارٹی الیکشن میں جائے اور وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو پیچھے کر لیں, جیسے شاہ محمود قریشی اویلیبل ہے اس وقت ان کے لیے, اگر وہ راستہ دیں. نواز شریف بھی کبھی ایسی جگہ پہ, گیلی جگہ پہ آپ پاؤں نہیں رکھیں گے کہ جس میں ان کو یہ ہو. وہ بالکل تیاریاں ان کی 16 ستمبر کے بعد آنے کی موجود ہیں, الیکشن کی فضا ہو اور چیزیں کلیئر ہو جائیں, کیونکہ یہ کاکڑ صاحب کی پرسوں 3 گھنٹے پنڈی میں اہم ملاقات ہوئی ہے, جس کے نتیجے میں یہ ساری چیزیں کلیئر ہوئی ہیں. اور ان کو پتا تھا کہ چند جو 2-3 لوگ جانتے تھے ان کے اندر یہ خود تھے کہ ان کا نام آ رہا ہے, پرسوں ان کو واضح طور پہ بتا دیا گیا تھا اس ملاقات میں. اور اس کے بعد انہوں نے کم سے کم 2 لوگوں کو آ کے اسلام آباد میں بتایا کہ میں نام نہیں بتا سکتا لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ وزیر اعظم کون ہوگا, اور ان دونوں سے میری بات ہوئی. ٹھیک ہے, ٹھیک جی. ایاز صاحب, دواب, پہلے تو نواز شریف صاحب کو بننے کے لیے شرط ہے کہ الیکشنز ہو جائیں. الیکشنز تو مجھے فی الحال دور دور تک نظر نہیں آ رہے. جو بھی مسائل ہوں گے وہ بات کی بات ہے, کیونکہ جو نظر آ رہا ہے وہ پلان وہ یہی ہے کہ الیکشنز ابھی دیر تک ہوں گے, فوری نہیں ہوں گے, مطلب 3-6 مہینے پتہ نہیں کب تک ہوں, 2 سال بھی لگ سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر چیئرمین پی ٹی آئی قابل قبول نہیں ہیں ایز پرائم منسٹر, تو میرے حساب سے نواز شریف بھی قابل قبول نہیں ہوں گے. وہ آپ ٹھیک کہہ لیں جی وہ ریاست پہ حملہ آور ہو گئے, اور وہ نواز شریف صاحب ریاست پہ حملہ نہیں کیا انہوں نے, وہ چھیڑخانی کرتے رہے, یہاں تک کہہ لیں. لیکن ٹریک ریکارڈ اچھا نہیں ہے اس حوالے سے نواز شریف صاحب کا بھی, تو یقیناً وہ بھی قابل قبول نہیں ہوں گے. اسی لیے شہباز شریف صاحب انتہائی قابل قبول ہیں, اور وہ آپ نے دیکھ بھی لیا. وہ آج بڑے فخر سے کہہ رہے تھے کہ 30 سال سے اسٹیبلشمنٹ سے میرے اچھے تعلقات ہیں, تو اس میں کسی کو کیا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, ہونا چاہیے, وہ اگر وہ ڈارلنگ ہیں تو ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ, مطلب میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا, انہوں نے اپنا سی وی خراب نہیں ہونے دیا, بالکل سیدھا رکھا ہے, ایک ایک چیز مان کے. اور اب جو قانون سازی بلک میں کی ہے اس پارلیمنٹ نے جاتے جاتے, وہ قانون سازی کے اثرات اب دیکھنا شروع کریں گی اب جلد. اور اس میں مجھے نہیں لگتا کہ یہ بڑے بڑے لوگ جو اس وقت بہت خوش نظر آ رہے ہیں یہ بچ پائیں گے. یہ چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی کہ شاید کہیں بیلنس بھی ہو رہا ہوگا جا کے چیزوں کا, مطلب یہ جو 1 وے ٹریفک اس وقت نظر آ رہی ہے یہ شاید نہیں ہوگی. لیکن ایسا ووٹ بینک تو پھر نواز شریف کے ساتھ ہے, نون لیگ کا, ہم اکثر یہی بات کرتے ہیں, پھر اس کو کیسے ووٹ بینک نواز شریف کے ساتھ ہے, اسی طرح پی ٹی آئی کا ووٹ بینک چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ ہے. اور وہ آپ نے پارٹی توڑ لی, مطلب بے شمار لوگ چھوڑ گئے, مزید چھوڑ جائیں گے, لیکن وہ ووٹ بینک کم نہیں کر پا رہے آپ. مطلب آپ جا کے ذرا بات تو کریں لوگوں سے. وہ ووٹ بینک شاید بڑھ گیا ہو, کم نہیں ہو رہا. مزے کی بات یہ ہے اتنی کوشش کے باوجود. تو اس لیے اگر تو وہ جو شہباز شریف صاحب کی تجویز ہے, اگر اس میں مائنس پی ٹی آئی وہ کوئی اس طرح کا سسٹم بنانے کی کوشش کی گئی تو میرا خیال وہ کامیاب نہیں. ٹھیک ہے, ایسا وقت ہو گیا, آپ کا پوائنٹ آ گیا. آپ تمام ایکسپرٹس کا بہت شکریہ. آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی, فیڈ بیک دیجیے گا, خیال رکھیے گا.